वेलकम बैक फ्रेंड्स। भूगोल शास्त्र, बहुविकल्पीय प्रश्न, ज्योग्राफी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बुक की कवरेज। तो फ्रेंड्स हम लोग इस क्रम में कक्षा 6 में हैं अभी, और आइए इस कक्षा की जो अंतिम अध्याय है अध्याय नंबर 8, उसको कोशिश करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा कवर करने की। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक आज का है भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवन। ठीक है, आइए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर पहला सवाल, मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वातावरण में दिन प्रतिदिन परिवर्तन को मौसम कहते हैं। वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। एक्चुअली दो टर्म्स होते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। आपको इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। इफ यू नो यू विल से वेदर जो है वो डे टू डे चेंजेस को कहा जाता है। दूसरा वाक्य है, किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करने के कारक तापमान, वर्षा और समुद्र से इसकी दूरी होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। वेदर इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बाय रेनफॉल, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सी, बोथ द स्टेटमेंट्स। So which of the following statements are correct? 1 and 2 both are correct. Option number B will be your right answer. अब फ्रेंड्स कुछ वैल्यू एड ऑन आपके लिए, मैं यही कोशिश करता हूं कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ और एक्स्ट्रा में बता सकूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रेंड्स यहाँ पर दैट आपको यहाँ पे क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस का टेबल मैंने दिया है। बहुत बेसिक सा टेबल है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बेसिकली अंतर ये है कि वेदर को हमेशा एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, जैसे डे टू डे बेसिस पे नापा जाता है, जबकि जो क्लाइमेट है उसे हम लोग कहते हैं वेदर पैटर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड। जैसे आज का मौसम कैसा है, मे बी आज ठंड हो, मे बी आज गर्मी हो, मे बी आज बारिश हो रही हो, बट ओवरऑल क्लाइमेट कैसा है, दैट इज समथिंग व्हिच इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। वेदर शॉर्ट टाइम, क्लाइमेट लॉन्ग टाइम, बस और कुछ नहीं। दूसरे आपके सामने फ्रेंड्स एक फोटो रखा है मैंने, ये फोटो इंडिया का है। इसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स आप देख सकते हैं। जैसे ये जो पूरा बेल्ट है, जिसे हम लोग मोस्टली हिंदी बेल्ट भी बोलते हैं, इट इज हैविंग ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट। राजस्थान एंड नॉर्थ ऑफ गुजरात हैविंग एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट आपके क्लाइमेटिक जोन्स है। आपको बिल्कुल इसको हार्ड एंड फास्ट याद नहीं रखना है, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द की फीचर्स ऑफ क्लाइमेट, जो कि आपको इस फोटो के थ्रू समराइज्ड फॉर्म में दिख रहा है। ये नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। विथ रेफरेंस टू 4 मेजर सीजन्स, भारत में जो मान्यता प्राप्त 4 प्रमुख ऋतुएं हैं, इनके ऊपर विचार करें। बेसिकली है कुछ नहीं, आपको सीजन का नाम दिया है और पूछा जा रहा है कौन किस मंथ में आता है। तो कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर, दिसंबर टू फरवरी, एब्सोल्युटली करेक्ट। हॉट वेदर सीजन यानी कि ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम, मार्च टू मई, एब्सोल्युटली करेक्ट। साउथ वेस्ट मॉनसून, अलाइनमेंट गड़बड़ी हो गई है, साउथ वेस्ट मॉनसून अक्टूबर एंड नवंबर। एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून यानी कि निवर्तन का मॉनसून, जून टू सितंबर। ये गलत है और ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शंस को इंटरचेंज कर दिया। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है फ्रेंड्स वो एक्चुअली जून टू सितंबर आता है, और निवर्तन का मॉनसून यानी कि रिट्रीटिंग मॉनसून जो है वो आपका अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता है। हमने 3 और 4 के ऑप्शंस को इंटरचेंज कर दिया है, इसलिए 3 और 4 गलत है। सवाल पूछ रहा है करेक्टली मैच कौन से हैं, तो ओनली 1 एंड 2 आर करेक्टली। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आपके सामने फ्रेंड्स ये टाइम टेबल है, आप इसको देख सकते हैं। जो रिट्रीटिंग मॉनसून को कई बार हम लोग ऑटम भी बोलते हैं। आपके सामने एक मैंने काल चक्र जैसा बना के रखा है, इसमें इंडिया के जो मेजर वेदर पैटर्न्स हैं उनका मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको याद भी रख सकते हैं। इफ यू विश यू कैन रिमेंबर दिस एज वेल, कि कौन सा मौसम किस किस महीने में आता है। इसके अलावा फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर एक स्टेप और आगे जाएं आप, आपके लिए जरूरी यह है कि आप हर मौसम का जो हिंदी में अनुवाद है जरा इसको भी याद रखें। कभी पता नहीं होता है कि यूपीएससी अपने क्वेश्चन पेपर में या कोई स्टेट पीसीएस अपने क्वेश्चन पेपर में ये बोल दे कि आप
हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ वेदर या क्लाइमेट को मैच करिए। वहां पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी। तो आपको बस हिंदी के महीनों का नाम याद रखना है और कुछ भी नहीं करना। आपके सामने है, जैसे विंटर को शिशिर बोला जाता है, ऑटम को शरद बोला जाता है, एंड सो ऑन। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, सिर्फ हिंदी में ओनली वन वर्ड ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न इस कक्षा का। उत्तरी भारतीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्दियों में तापमान बहुत कम होता है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे उत्तर भारत पे पड़ती हैं। सर्दियों में तापमान तो कम होता है लेकिन सूर्य की किरणें सीधा उत्तरी भारत पे नहीं पड़ती हैं। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स याद होगा, मैंने जब आपको अर्थ का रेवोल्यूशन दिखाया था उसमें सीजन्स कैसे वैरी करते हैं, याद करिए क्लास 6 चैप्टर 1 में भी मैंने आपको बताया था कि इक्विनॉक्सेस सोल्स्टिस कैसे आते हैं। इन समर यानी ग्रीष्म काल में सन रेज डू नॉट फॉल वर्टिकली ओवर इट एंड अ कोल्ड एंड मॉइस्ट विंड कॉल्ड लू ब्लोज ड्यूरिंग द डे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। सवाल पूछ रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तो बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट। अब थोड़ा एड ऑन आपके लिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, बट ये जो लू है मैंने इसका यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है कि लू जो है सो किस किस एरिया में ब्लो करती है। मोस्टली ये इंडो गैंगेटिक प्लेन में ब्लो करती है। यस, उत्तर प्रदेश बिहार वाली रीजन में भी लू आता है, बट मेजर डोमिनेंस इज ऑन आर रीजन, ठीक है, एंड द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान कंट्री। लू जो है फ्रेंड्स, इट इज अ हॉट विंड या इट इज अ वार्म विंड, गर्म हवा कहते हैं इसको। अब यहाँ पे आपके लिए ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड में और ऐसे कौन कौन से हॉट विंड्स, वार्म विंड्स या फिर कोल्ड विंड्स फ्लो करते हैं। उनमें से कुछ का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि कोल्ड विंड्स यानी कि जो ठंडी हवा है, और कुछ वार्म विंड्स यानी कि जो गर्म हवा है। गर्म हवा शब्द से एक मूवी का नाम याद आ रहा है, अगर आपके पास वक्त हो जरूर देखिएगा। साहनी जी की मूवी है गर्म हवा, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के ऊपर, काफी अच्छी मूवी है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा उस वक्त के बारे में। एनीवेज, हिस्ट्री छोड़ के वापस ज्योग्राफी के ऊपर आते हैं। तो वार्म विंड्स में कुछ ये नाम है, फोन, चिनूक, लौंडा, लू एंड सिरोकू, ठीक है। इनमें से मैंने विंड्स को मैप के ऊपर भी दिखाया है, आप लोग इस मैप को प्लीज याद रखने की कोशिश करिएगा। इसमें आपसे मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि कौन सी विंड किस कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है, या फिर कौन सी विंड वार्म है या कोल्ड है, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर विंड का नाम ले लेंगे यूपीएससी या पीसीएस और उस पर 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे आपको उनका अगर बेसिक पता है। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे 3-4 स्टेटमेंट देकर पूछती है ना कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, इस तरह के एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए मे भी आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज रहेगा ना, तो भी आप ऑप्शंस हटा करके सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें हम लोग चिनूक विंड के बारे में, पहला सवाल ये कि चिनूक जो है वो वार्म है या कोल्ड है। दूसरा सवाल किस कॉन्टिनेंट में फ्लो करता है। तीसरा सवाल किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। इन 3 में से हो सकता है कि आपको 1 या 2 बातें ही पता हो, उसके बेसिस पे भी आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक्स जरूर पता होने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए फ्रेंड्स, ये भी आपका ये चौथा प्रश्न होगा। सवाल है कि जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून होती है उनकी ऋतु में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉनसून की शुरुआत और आगे बढ़ने से संबंधित है। एब्सोल्युटली करेक्ट। साउथ वेस्ट मॉनसून का मतलब क्या होता है कि जैसे ये इंडिया का अगर पार्ट है, ये रहा आपका गुजरात और ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, साउथ वेस्ट मॉनसून इस डायरेक्शन से आते हैं। आप ब्रॉडली समझ सकते हैं कि अफ्रीका के पास जो मैदागास्कर है वहां से विंड्स इंडिया की ओर आती हैं, इसे कहते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून। और जब इंडिया की ओर आके जब इंडिया के अंदर एंटर कर जाती हैं, सबसे पहले तो केरला में एंटर करती हैं अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जून। नॉर्मली अगर डिले नहीं हुआ है तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में मॉनसून्स विल एंटर केरला। तो इट इज रिलेटेड टू ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ द मॉनसून, करेक्ट। द विंड्स ब्लो फ्रॉम मेनलैंड इंडिया टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल एंड आर ड्राई, रॉन्ग। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी टुवर्ड्स मेनलैंड इंडिया एंड दे आर मॉइस्ट, ठीक है। एनीवेज, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट को देखिए,
दे डू नॉट रिक्वायर एनी बैरियर, उन्हें कोई बाधा नहीं चाहिए होती है टू क्रिएट रेनफॉल। गलत। हिमालय, हिमालय जो पर्वत है, आपको पता है फ्रेंड्स, पर्वत का एक विंडवार्ड साइड होता है, एक लीवार्ड साइड होता है। माउंटेन्स क्या करते हैं, पर्वत क्या करते हैं, वो मॉइस्चर लैडन विंड्स को रोकते हैं, उन्हें फोर्स करते हैं हाइट में और ऊपर चढ़ने के लिए, और जब वो सफिशिएंटली ठंडी हो जाती है तो फिर उनकी वजह से बारिश हो जाती है। तो यस, हिमालयज आर नीडेड टू एक्ट एज अ बैरियर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हुए उसमें, 2 और 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगेन आपके सामने कुछ वैल्यू एड ऑन, जरा ध्यान से देखिए। पहले आप लोग राइट तरफ वाले फोटो को देखेंगे तो फ्रेंड्स ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, कहीं यहाँ पे होगा आपका मेडागास्कर। ठीक है, यहाँ पे एक मैस्करीन हाई नाम का हाई प्रेशर जोन बनता है। ये आपको और डिटेल में पढ़ा था जब क्लास 11th की ज्योग्राफी आती। फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ पर एक मैस्करीन हाई नाम का हाई प्रेशर जोन बन जाता है। अब ये जो हाई प्रेशर जोन होता है ना फ्रेंड्स, वो हमेशा विंड को अपने से दूर फेंकता है। तो यहाँ से जो है सो विंड्स ऐसे आते हैं, यहाँ पर आकर विंड्स के 2 ब्रांच हो जाते हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक हो जाता है आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच जो है वो इंडिया में वेस्ट की ओर से एंटर करता है, साउथ वेस्ट टू बी प्रिसाइज। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है आपका साउथ ईस्ट की तरफ से एंटर करता है। फिर इसके बाद आगे इसमें बहुत चीजें होती हैं, लाइक अरेबियन ब्रांच वेस्टर्न घाट से टकराएगा, फिर रेनफॉल होगा। बे ऑफ बंगाल ब्रांच हिमालय से टकराएगा, फिर रेनफॉल होगा एंड सो ऑन। वो बहुत डिटेल हो जाएगा अभी आपके लिए। आपको सिर्फ ये जानना है कि 2 ब्रांचेस होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों मैस्करीन हाई या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही इंडिया की ओर आते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा अगर आप देखें एडवांस ऑफ मॉनसून डेट वाइज क्या होता है। नॉर्मली 1 जून या फर्स्ट वीक ऑफ जून के आसपास केरला में मॉनसून स्ट्राइक्स फर्स्ट। उसके बाद धीरे धीरे मॉनसून अरेबियन सी ब्रांच और इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बट करके अलग अलग टाइम पे आप देखें कहां कहां पे बारिश होना शुरू होती है, वो आपके सामने डेट वाइज। ये वाला जो मैप है ना फ्रेंड्स, ये आपके यूपीएससी के मेन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ये मैप बनाकर दिखाना पड़ेगा कि मॉनसून का एडवांसमेंट किस किस डेट को इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में होता है। सिमिलरली ये वाला भी जो मैप है, ये भी आपका यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेन प्लस प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉनसून के बारे में और जानेंगे फ्रेंड्स जब हम लोग मॉनसून को डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। शरद ऋतु क्या होता है? शरद ऋतु ऑटम। मैंने कहा ना हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम आपको पता होने चाहिए फॉर ऑल 6 सीजन्स। इसको प्लीज आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे मॉनसून के निवर्तन का मौसम भी कहा जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। विंड्स मूव फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू मेनलैंड। नो, उल्टा होता है। मेनलैंड से विंड निकलते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की तरफ। ठीक है। द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। गलत। होल ऑफ इंडिया डज नॉट रिसीव रेनफॉल, ओनली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, some parts of Andhra Pradesh will receive rainfall in the season of retreating monsoon. Correct statement क्या होगा फ्रेंड्स आपका? 1 only, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। फ्रेंड्स आपके सामने मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएट करने की कोशिश करी है। एडवांसिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून, इसको कहा जाता है आपका साउथ वेस्ट मॉनसून। ये जो जनरल मॉनसून भी वर्ड हम लोग कभी यूज करते हैं ना, वो इसी के लिए यूज करते हैं, जो कि 1 जून को या फर्स्ट वीक ऑफ जून को अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल दोनों से निकल के आता है। ठीक है। रिट्रीटिंग मॉनसून ये होता है कि जब मॉनसून के विंड्स वापस आ रहे होते हैं। जैसे अगर आप इस वाले फोटो को फिर से देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 जून से मॉनसून आना शुरू हुआ। ठीक है। अब पूरे इंडिया पे बारिश हो रही है। कुछ देर के बाद यही मॉनसून विंड्स जो हैं वापस जाना शुरू करते हैं। तो ये जब वापस जाना शुरू करते हैं ना, इसे कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून, मतलब मॉनसून वापस जा रहा है। बेसिकली फ्रेंड्स मॉनसून होता कुछ नहीं है, बस हवाएं होती है जिनमें मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बारिश कर पाते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवांसिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून। आप इनके मंथ्स को देख लीजिए, जून टू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है। एडवांसिंग मॉनसून के टाइम पे क्या होता है? ये होता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक लो प्रेशर जोन है।
तो मैस्करीन हाई या मैदागास्कर की तरफ से हाई प्रेशर जोन हवा को पुश करता है इंडिया की तरफ, ठीक है, तो हवाएं इंडिया की तरफ आती हैं। रिट्रेटिंग मॉनसून में क्या होता है कि इंडिया के ऊपर जो लो प्रेशर था वो काफी वीक पड़ चुका होता है और हाई प्रेशर बन चुका होता है, तो इंडिया के तरफ से हाई प्रेशर होने की वजह से इंडिया के ऊपर जो विंड्स है उनको पुश किया जाता है टुवर्ड्स अफ्रीका और मैडागास्कर, ठीक उल्टा और कुछ भी नहीं, ठीक है। इस वक्त साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कई बार देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने राइट हैंड साइड पे अगेन एक मैप है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो हिमालय है उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन कॉजिंग रेनफॉल। ये जो ब्लू एरोज आप देख रहे हैं ये आपका मॉनसून है, एडवांसिंग मॉनसून, और जो आप रेड एरोज देख रहे हैं फ्रेंड्स ये आपका रिट्रीटिंग मॉनसून है, निवर्तन का मॉनसून। आप देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो विंड्स हैं यहाँ पर अफ्रीका के पास या मदागास्कर के पास जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है, वो जून के आसपास इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ बारिश कर रहे होते हैं 1-2 महीने तक, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। यही है आपका मॉनसून और कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, है तो बहुत कुछ इसमें, बट सिंपल टर्म्स में आपका यही मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करें। द क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस मेजर्ड ओवर अ शॉर्ट टर्म। गलत, यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका लॉन्ग टर्म। इंडिया हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, सही। इंडिया हैज गॉट ट्रॉपिकल मॉनसून या ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट। इनकरेक्ट विल बी वन ओनली, ऑप्शन नंबर। सिंपल स्टेटमेंट, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है आपको। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है आपका HHH जहां लिखा है इट इज कॉल्ड एज मैस्करीन हाई, और यहाँ पे L लिखा ही हो गया आपका लो प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो कुदरत का नेचुरल फ्लो क्या होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। पहले हवा ऐसे फ्लो करती सदर्न हेमिस्फीयर में, और जैसे ही क्रॉस करते हैं इधर की ओर फ्लो करने लगती है। दिस डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज कोरियोलिस। ये अभी क्लास 6 लेवल के लिए बहुत ज्यादा है बताना, जब क्लास 11th लेवल पे आएंगे तब मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगेन ये आपका एडवांसिंग मॉनसून और ये हो गया आपका रिट्रीटिंग मॉनसून। एडवांसिंग मॉनसून में आपका साउथ वेस्ट से विंड फ्लो कर रहा होगा, रिट्रीटिंग मॉनसून में आपका नॉर्थ ईस्ट से विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की समस्त वर्षा मॉनसूनी पवनों से होती है। होती तो मैक्सिमम है, लेकिन समस्त वर्ड की वजह से गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत में जो वर्षा होती है उसमें मॉनसून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सही बात है। मैक्सिमम बारिश भी मॉनसून ही कराती है, सही बात है। लेकिन इसके अलावा भी फ्रेंड्स कई बार इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बारिश होती है जिसका वजह मॉनसून नहीं होता। क्या होते हैं उसकी वजह? क्या आप लोगों ने कभी नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्बेंसेस के बारे में सुना? जो पंजाब में, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में ठंड के टाइम होती है। वो जो बारिश होती है रबी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसका रीजन मॉनसून नहीं होता, उसका रीजन होता है नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्बेंस, जिसका कि यूरोप से कनेक्शन है, ठीक है। अभी आपके लिए इतना जानना बहुत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, समस्त वर्ड की वजह से रॉन्ग हो गया। मैक्सिमम सही होता, समस्त गलत हो गया। भारत का कृषि उत्पादन और उत्पादकता मॉनसून पर निर्भर है, ये बात बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? केवल दो। जब मॉनसून वर्ड जो है फ्रेंड्स वो कहां से आता है? अरेबिक वर्ड होता है मौसम, विच मींस सीजन। मौसम, सीजन, कौन सी ऋतु है? मौसम, वहीं से ये वर्ड आता है। अब फ्रेंड्स आपके सामने जो है एक इंडिया का मॉनसून मैप है, ठीक है फ्रेंड्स। भूगोल अगर पढ़ना है ना तो आपको मैप से, माप चित्रों से दोस्ती तो करनी पड़ेगी। अगर आपके पास मैप नहीं है, आप लोग प्लीज मैप्स लीजिए, इंडिया का मैप लीजिए, वर्ल्ड का मैप लीजिए, और जितने मैप्स बना सकते हैं अपने हाथों से बनाएं। जैसे आपके सामने मैंने एक ये मैप रख दिया, आपने इसको देख लिया, आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स बैठ गए, लेकिन आप फिर भी सब कुछ इसमें से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप खुद अपने हाथों से मैप नहीं बनाए। तो प्लीज आप लोग अपने हाथों से मैप बनाइए। मैं आपको इतने मैप्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इनको आप एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने नोट्स में, आप प्लीज ऐसा करिएगा जरूर।
अब इंडिया के मॉनसून मैप में देखिए अबव 400 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल कहाँ होता है इन जून टू सितंबर। एक तो आपका ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया हो गया, ठीक है। एक आपका यहाँ गारो खासी जैंसिया हिल्स में हो गया, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में हो गया, वहां भी काफी बारिश होती है। बट अबव 400 सेंटीमीटर स्पेशली आपका जो ये रीजन है, कुछ रीजन्स में 200 भी हो सकता है, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ का रीजन एक ही, जिसका नाम है वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट। ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पे अरेबियन ब्रांच आएगा मॉनसून का, और ये जो पूरा रीजन है ना, इट विल बी योर विंडवार्ड साइड। तो ज्यादा बारिश इधर ही हो जाएगी। उसके बाद हवा में ज्यादा नमी बचेगी नहीं, तो हवा जो वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करके आगे भी जाएगी, आप देखिए यहाँ बहुत कम बारिश कर पाएगी, ठीक है। इसलिए ये वाला जो रीजन है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन बहुत कॉमन होता है कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में। दूसरी बात कि बहुत ज्यादा बारिश एक यहाँ पर भी होती है, गारो खासी जैंसिया हिल्स में। क्यों? इसके पीछे ना एक इफेक्ट जिम्मेदार है, इसका नाम है फनलिंग इफेक्ट। अब ये मैं आपको बाद में ही बता पाऊंगा, अभी ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं खुद भी सर्च कर सकते हैं। बेसिकली अगर एक लाइन में समझाना चाहूं तो फनलिंग इफेक्ट ये होता है कि पहाड़ी के बीच में यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है मॉनसून का, वो आके ऐसा फंस जाता है कि बहुत ज्यादा हवा को बहुत कम जगह से पास करना पड़ता है। इसे कहते हैं फनल। फनल क्या होता है? कोनिकल शेप होता है ना, बहुत ज्यादा सामान छोटे से आउटलेट से बाहर निकल रहा है। वैसे ही इसमें होता है फनलिंग इफेक्ट। तो बहुत ज्यादा नमी वाली हवा छोटे जगह पे आके फंस जाती है। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स हैं, गारो खासी जैंसिया एंड सो ऑन। तो बहुत ज्यादा हवा को बहुत कम जगह से पास करना होता है, इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है। सिंपल डेफिनेशन ये है, बाकी डिस्क्रिप्शन आएगा ही बताऊंगा। राइट फ्रेंड्स? हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में। इसका कनेक्शन होता है यूरोप से मेडिटेरेनियन सी से। अब ये क्या है, बहुत डिटेल तो आपको अभी नहीं बता पाऊंगा फ्रेंड्स, बट मोटा मोटी आपको ये पता होना चाहिए कि दे आर बेसिकली साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो कि मेडिटेरेनियन सी यूरोप के पास से डेवलप होते हैं। वो मिडिल ईस्ट होते हुए इंडिया के पास आते हैं, और यूजुअली जनवरी फरवरी के मंथ में इंडिया में कुछ बारिश करके जाते हैं। ये जो बारिश होती है वो इंडिया के रबी हार्वेस्ट सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी स्थान के जलवायु को प्रभावित करते हैं? स्थान, ऊंचाई, अक्षांश, समुद्र से दूरी, ऑल, सभी के सभी प्रभावित करते हैं। Climate is affected by its location, altitude, distance from sea and relief. फ्रेंड्स, आपके पास एक वर्ल्ड का मैप है। इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं सीखना आपको, लेकिन आपको ब्रॉडली आइडिया होना चाहिए किस रीजन में कैसा क्लाइमेट रहता है। जैसे पोलर क्लाइमेट हो गया बिल्कुल नॉर्थ में, ठीक है। फिर आपका सब पोलर क्लाइमेट हो गया, ये जो आप स्काई कलर देख रहे हैं, जो आप ग्रीन कलर देख रहे हैं डार्क ग्रीन, दैट इज योर टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में ही आपको ज्यादातर ग्रासलैंड भी मिलते हैं। जो आप येलो कलर देख रहे हैं इट इज ट्रॉपिकल जोन, और जो रेड देख रहे हैं उसमें तो इक्वेटोरियल जोन है, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि लैटिट्यूड कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आइए, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन, एवरीवन नोज, मौसिन राम। वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई इस चीज का, वी आर प्राउड। Mawsin Ram in Meghalaya is situated on a ridge in the Khasi Hills, is the wettest place as per the Guinness World Record. ठीक है। Mawsin Ram में भी जो बारिश होती है, it is mostly because of the Bay of Bengal branch of southwest monsoon, जो कि फनलिंग इफेक्ट की वजह से वहां जाकर फंस जाती है। यहाँ पे आप देखिए ये जो लिख रहा है ना वर्ड स्क्वीज्ड थ्रू द नैरो गैप, इसे ही कहते हैं हम लोग फनलिंग इफेक्ट, ठीक है। और मौसिन राम के बगल में चेरापूंजी भी है, वहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। इट इज कॉल्ड एज द सेकंड वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ। बाकी आपके पास डिटेल्स हैं फ्रेंड्स, इनको रखने की जरूरत नहीं है आपको। ऑल यू शुड नो इज कि यहाँ बारिश क्यों ज्यादा होती है। आपके इंटरव्यू के लिए भी अच्छा सवाल बन सकता है। बताइए, कोस्टल क्लाइमेट
तटीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करें। तटीय स्थानों में अत्यधिक जलवायु और मध्यम तापमान होता है। कोस्टल प्लेसेज हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट्स एंड मॉडरेट टेम्परेचर्स। देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे, इसे भी रोक कर रखते हैं, आगे चलते हैं। दे एक्सपीरियंस हाई ह्यूमिडिटी ड्यू टू देयर लोकेशन। ये बात सही है। कोस्टल का मतलब हो गया जो समुद्र तट के पास में हो, वहां नेचुरली ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। लाइक मुंबई को ही देख लीजिए, कोलकाता को ही देख लीजिए, है ना। लेकिन ये जो बात कह रहा है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट से, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि कोस्टल प्लेसेस में होता है आपका लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, जिसकी वजह से आपका वहां का क्लाइमेट एक्सट्रीम नहीं होता। दिन में थोड़ा ठंडा हो जाता है और रात को थोड़ा गर्म हो जाता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका वन ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्यों होता है मैंने आपको बताया, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल कि सी ब्रीज क्यों फ्लो करता है दिन में और लैंड ब्रीज क्यों फ्लो करता है रात को। इसका सिंपल आंसर एक वर्ड में क्या है, वो ये है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड। बस ये एक लाइन में इसका आंसर है। अब आप में से जो लोग ये जानना चाहते हैं स्पेसिफिक हीट क्या है, उनको थोड़ा साइंस फिर से पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली होता कुछ नहीं है, दिन के टाइम पे धरती ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, समुद्र थोड़ा ठंडा रहता है। धरती गर्म है तो इसके ऊपर की हवा गर्म होने की वजह से ऊपर उठ जाती है, तो समुद्र की तरफ से थोड़ी सी जो ठंडी हवा धरती की तरफ आ जाती है, तो दिन में धरती पे थोड़ा और ठंड जैसा लगता है, थोड़ा सुकून मिलता है। रात में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। रीजन ये है। स्पेसिफिक हीट क्या है, आप लोग साइंस में इसको जरूर पढ़ें। अगले सवाल पे आइए। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे अपने आप नहीं बढ़ सकते हैं और उन्हें मानवीय सहायता की आवश्यकता होती है। गलत स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अगर वो प्राकृतिक है तो मानवीय सहायता क्यों चाहिए फिर। दूसरा वाक्य, वे वर्षा की मात्रा सहित विभिन्न जलवायु कारकों पर निर्भर करते हैं। ये बात सही है, नेचुरल है तो कितनी बारिश होगी उस पर तो डिपेंड करेगा ही। एक समान जलवायु के कारण भारत में समरूप प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। गलत। इंडिया जितनी डाइवर्सिटी किसी कंट्री में है ही नहीं, वो भले क्लाइमेट के टर्म्स में हो फिर वेजिटेशन के टर्म्स में। तो सही कथन कौन सा हुआ? केवल दो। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपके सामने इंडिया का एक वेजिटेशन मैप भी है, इसको जरा ध्यान से देखें आप लोग। ये जो येलो पार्ट है ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन, ये मोस्टली आपका इस वाले एरिया में गुजरात एंड राजस्थान में है। जो आपका ग्रीन पार्ट है, ठीक है, ग्रीन के भी कई सारे डिफरेंट शेड्स हैं, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला जो ग्रीन पार्ट है दैट इज मोस्टली योर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। ठीक है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन आपका वेस्टर्न घाट्स के हाई रेनफॉल वाले एरियाज में मिलेगा। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द इंडिया इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडु। ये वाला सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट वेजिटेशन टाइप है इंडिया का। ठीक है, अच्छा, जो आपका वेजिटेशन होता है फ्रेंड्स, उसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो आपको ये लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे नीचे तो ग्राउंड लेयर होगा आपका, फिर श्रब्स लेयर होगा, फिर यंग ट्रीज, फिर कैनोपी और फिर इमर्जेंट लेयर। इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि आप इसको अप टू डाउन या डाउन टू अप अरेंज करें एज पर दी हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं हम लोग। Which of the following are the major services provided by forest? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, करेक्ट। मृदा कटाव से बचाते हैं, करेक्ट। वन्य जीवन के लिए अभयारण्य देते हैं, करेक्ट। ऑल आर करेक्ट। सिंपल सवाल है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन था ये। टाइगर इज नेशनल एनिमल, करेक्ट। पीकॉक इज नेशनल बर्ड, करेक्ट। Which are correct? Both are correct. ऑप्शन डी। सिंपल सवाल है बट इसको छोड़ नहीं सकते थे। इंडिया के कुछ नेशनल सिंबल्स आप देख सकते हैं, फ्लावर, फ्रूट, ट्री एंड एम्बलम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल के ऊपर आइए। वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन।
देखिए वाइल्ड गोट जो है ना, ये वर्ड अपने आप में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे स्नो लेपर्ड, मतलब बर्फ में दिखने वाला तेंदुआ, तो आप एक बात बताइए, इन चारों में से किस में मिलेगा? ऑब्वियसली हिमालयन रीजन में मिलेगा। और जो ये वाइल्ड गोट होती है कुछ नहीं होता, बेसिकली इसको कहते हैं हम लोग हिमालयन ताड़। ठीक है, देखिए हिमालयन ताड़ इज कॉल्ड एज वाइल्ड गोट। अब आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, इसका थ्रेटनिंग का लेवल क्या है? इट इज नियर थ्रेटेंड इन IUCN। बाकी हर्बीवोर होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, पूरे बॉडी पे जो फर होता है वो सीजन के साथ चेंज होता रहता है। ये रहा आपके सामने एक फोटो वाइल्ड गोट या फिर हिमालयन ताड़ का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके पास एक स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है ये सिर्फ आपका सेंट्रल और साउथ एशिया में मिलता है। इट इज वल्नरेबल इन IUCN। ये कैटेगरी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको सबसे ज्यादा थ्रेट है पोचिंग से और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से। पोचिंग तो समझ में आता है कि शिकार हो जाता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में क्या होता होगा फ्रेंड्स? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसीलिए इसको थ्रेट है। इसका फर जो है सो व्हाइट होता है और ग्रे रंग का होता है विद ब्लैक स्पॉट्स एंड हेड एंड नेक। ये इसको ही खाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड? स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी का सवाल है ये आपको पता होना चाहिए कि लिटिल स्टिंट इज द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड। आप देख सकते हैं कि लिटिल स्टिंट की एक फोटो लगा रखी है फ्रेंड्स यहाँ पे। इट इज अ स्मॉल वेडर बर्ड। वेडर का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कुछ टाइम पहले एक छोटा सा वीडियो देखा था, एप्पल जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स, उनकी जो स्टूडियो थी पिक्सार स्टूडियो, उसने बहुत छोटा सा क्यूट सा वीडियो बनाया था। उसमें दिखाते हैं कैसे एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे जाने से डरती है, क्योंकि उसको लगता है कि समुद्र की बहुत तेज लहरें आएंगी और उसको अपने खींच के ले जाएंगी। बट उसकी जो मदर होती है उसको धीरे धीरे और बढ़ावा देती है। बेसिकली फ्रेंड्स जो वेडर बर्ड होते हैं ना, वो समुद्र के किनारे की जो मिट्टी होती है उसमें अपने चोंच से मार मार के देखते हैं कि खाना कुछ मिल रहा कि नहीं मिल रहा। ठीक है, वो ऐसे गीले वाले जो इलाके होते हैं ना जहाँ पे पानी जमा हो, वहीं पर रहना पसंद करते हैं और पानी और जमीन के बीच का जो एरिया है उसके अंदर के इंसेक्ट्स वगैरह को देखते रहते हैं, जो मिले उनको खा लेते हैं। इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटिंग बर्ड। इसका टेक्निकल नाम जो होता है फ्रेंड्स, या जो इसका साइंटिफिक नेम है इस बर्ड का, उसे कहते हैं हम लोग पी मिनूटा। इसका जो पूरा रेंज है आप इसको देखिए, ये जो आपका स्काई कलर दिख रहा है ना, ये आपका पैसेज एरिया है। ये जो ग्रीन एरिया है ये इसका ब्रीडिंग एरिया है। ठीक है, ये आपका ब्रीडिंग एरिया है। ओके फ्रेंड्स, कुछ और जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जैसे पिनटेल डक, कर्लियस, फ्लेमिंगो, ओस्प्रे, लिटिल स्टिंट। दे ऑल माइग्रेट टू आवर कंट्री इन द विंटर सीजन एवरी ईयर। हर साल ठंड के वक्त तो हमारे कंट्री में आते हैं। इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है उसका नाम है लिटिल स्टिंट, जो कि सिर्फ 15 ग्राम की चिड़िया होती है। आर्कटिक रीजन से 8000 किलोमीटर ट्रैवल करके भी ये लोग इंडिया तक आते हैं। फ्रेंड्स ये आपकी कहानी लिटिल स्टिंट की। के साथ ही फ्रेंड्स हम लोग इस क्लास को समाप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपके चैप्टर 8 क्लास 6 के साथ क्लास 6 को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों से क्या निवेदन है? निवेदन सिंपल है कि आप सभी लोग प्लीज अगेन चैप्टर्स को ठीक से पढ़ें। मैंने पूरी कोशिश की कोई भी इंफॉर्मेशन MCQ फॉर्मेट से छूटे नहीं। मैंने जितनी इंफॉर्मेशन देखी सबको MCQs में कंपाइल करवाया है। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये कि आप इस MCQ को बार बार रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो रहा है उसको अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन के हिसाब से इलिमिनेट करके देखिए क्या आप सही आंसर बैठा पा रहे हैं या नहीं। दूसरा ये है कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप देखिए कि आपसे इंफॉर्मेशन की कमी कहाँ पे हो रही है। फ्रेंड्स ये दोनों अप्रोच NCERT के लिए लागू होते हैं। अगर आप नॉन NCERT MCQs प्रैक्टिस कर रहे होते तो मैं कहता कि आप सिर्फ इलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही देखें कि नॉन NCERT MCQs में आप कितना इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेंगे। बट फॉर NCERT ये दोनों अप्रोच कारगर हैं। अगर आप इलिमिनेट करने के बाद भी सही आंसर टिक करते हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे गलती। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कीजिए इन MCQs को। मैंने आपको कई सारे वैल्यू एड ऑन्स के नाम पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी दिया है, इसको भी चाहे तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। प्लीज इंडिया के मैप्स का प्रैक्टिस भी करें।
तो फ्रेंड्स लेट्स फिनिश दिस क्लास, अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग फिर कक्षा 7 से शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट।